एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार का प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया है। चौथा प्रश्न, वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों व विचारों को आकार प्रदान किया? गंधार का किला जीता गया 1595 ईस्वी में अकबर के द्वारा। सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसे संक्षेप में जेसुइट कहते हैं, आया 1580 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी में आया और ये अकबर के दरबार में आया। और फिगर में आप देख रहे हैं कंधार का किला जीतने के क्रम का तस्वीर है। वे निम्नलिखित मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति नीतियों व विचारों को आकार प्रदान किया। पहला पॉइंट है बच्चों, ईरानियों एवं तुरानियों से संबंध। मुगल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक और राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदू कुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। किस सीमा पर? तो हिंदू कुश पर्वत द्वारा निर्धारित सीमा पर निर्भर करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदू कुश को पार करना होता था। अर्थात ये जो हिंदू कुश पर्वत था वो रक्षक की तरह था। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियां, विशेषकर काबुल कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरों से बचाव किया जा सके। दूसरा पॉइंट है बच्चों, कंधार का किला। फिगर में मैंने दिखाया था कंधार का किला घेराव करते हुए। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ थी। मेन कौन था मुद्दा? कंधार का किला। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 ईस्वी में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। यद्यपि सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे, तथापि कंधार पर यह दावा करता रहा। दूसरा पॉइंट है खो, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा। कब भेजा? तो 1613 में। लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। गो पॉइंट है बच्चों, 1622 की शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हुई और उसे किला तथा नगर सफावियों को सौंपने पड़े। डबल 100 हो गया है, एक लिखिएगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वह ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आगमन को बरकरार रखवा सके। यह हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म व वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। वह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था और इनकी बिक्री से अर्जित आय को उस इलाके के धर्म स्थलों व फकीरों में दान बांट देता था। हालांकि औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का का। अगला पॉइंट है चौथा, ईसाई धर्म। पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में भारत में हो चुका था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण किस प्रक्रिया का हिस्सा था? इस प्रक्रिया का हिस्सा था। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल को गोवा भेजा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा। कब पहुंचा बच्चों? 1580 में। कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। और वहाँ लगभग 2 वर्ष रहा। इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और उसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उनका वाद विवाद हुआ। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए। जेसुइट विवरण व्यक्तिगत परीक्षणों पर आधारित है और वे बादशाह के चरित्र
और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। अकबर बहुत ही ईसाई धर्म से प्रभावित हुआ। इस प्रकार ये निम्नलिखित मुद्दे थे जिन्होंने कि मुगल बादशाह को भारतीय उपमहाद्वीप से विचार आकार में नया स्वरूप प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।